एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। जैसा पिछले की क्लास में हम लोग आदर्श के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है केंद्रवर्ती मानों की गणना, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो किसी समूह के प्रदत्तों की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, उनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे प्रमुख है। वो समूह के स्तर का ज्ञान करने के लिए केंद्रवर्ती मानों की गणना की जाती है। इसके द्वारा समूह का प्रतिनिधित्व किया जाता है और साधारण रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति को जो प्रकट करता है। केंद्रवर्ती मान उस प्रतिनिधित्व करने वाले प्राप्तांकों को कहते हैं जिसके आसपास अधिकतर छात्रों के अंक पाए जाते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा मध्यमान यानी मीन, दूसरा हमारा मध्यांक यानी मीडियन, और तीसरा हमारा बहुलांक यानी मोड। तो आज हम सबसे पहले हम लोग मध्यमान यानी मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जानेंगे कि हमारा मीन क्या कहलाता है। तो किसी समूह, एक समूह है, इसमें एक डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी समूह के प्रदत्तों का वह प्राप्तांक होता है जो उनका मध्य प्राप्तांक हो, अर्थात विचलन का योग सदैव इसमें शून्य होता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 छात्र के प्राप्तांक और उनका मध्य मीन। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारे पास 5 छात्र हैं, जैसे हमारे हो गए 10, 12 और 14, 16 और 18। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका योग करेंगे। तो ये हमारा मध्यमान यानी मीन हो गया, ये हमारा मीन हो गया। अब हमको इसका विचलन निकालना है। क्या निकालना है? विचलन। तो सबसे पहले हम इसको योग करेंगे। 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और हमारी कितनी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका योग करेंगे हम लोग, तो हमारा योग कुछ आ रहा है 70। हमारा योग आया 70 + 5। इसको हम लोग इससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 14। तो ये हमारा हो गया क्या, मीन निकल के आ गया। यानी मीन का डिफिनेशन क्या है, किसी समूह के प्रदत्तों को वह प्राप्तांक होता है जो उनका मध्य प्राप्तांक हो, है ना। तो ये हमारा क्या कहला है, जैसे ये मध्य प्राप्तांक हमारा ये आया, यानी 2 इधर 2 इधर, बीच वाला हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको योग करके संख्या से भाग दे देंगे और इस पर हमारा ये मीन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम देखेंगे इसको एक परिभाषा के रूप में भी देख सकते हैं कि किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान जहाँ से प्राप्तांकों का वितरण 2 समान भागों में बट जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मीन। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 समान भागों में बट गया और बीच की संख्या हमारा क्या कहला गया, मीन कहला गया। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मीन की गणना हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से और दूसरा अव्यवस्थित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यवस्थित प्रदत्तों से मध्यमान की गणना शुद्ध रूप में की जाती है, जबकि व्यवस्थित तरीकों से मध्यमान की गणना क्या होती है, अधिक शुद्ध नहीं होता है। बड़े समूह के प्रदत्तों की गणना हमेशा व्यवस्थित प्रदत्तों के सहायता से ही किया जाता है। इस प्रकार हम मध्यमान यानी मीन की गणना करने के लिए 2 विधि का सहारा लेते हैं। पहला हमारा अव्यवस्थित और दूसरा है हमारा व्यवस्थित। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अव्यवस्थित तरीके से हम लोग इसकी गणना मीन की कैसे करेंगे। तो इस विधि का उपयोग हमेशा छोटे समूहों के लिए किया जाता है, यानी छोटे जो ग्रुप्स होते हैं 2, 4, 6 ऐसे के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह अधिक सरल विधि होती है और अंक गणित के औसत विधि के समान होती है, यानी एवरेज मेथड का इसमें उपयोग किया जाता है। एवरेज निकालने तो आता है हम लोगों को। तो प्रदत्तों का योग करके समूह की संख्या से भाग दे दिया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि जैसे एक एग्जाम्पल और बता दे रही हूँ आपको कि 15 है, 17 है और हमारा 19 है, 21 है और 23 है। ये हमारे समूह हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम प्लस कर देंगे 17 + 19 + 21 + 23। अब ये समूह में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो इसको हम इससे भाग दे देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, योग करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इन सबका योग क्या आ जाएगा 95/5। अब इसको हम इससे भाग दे देंगे, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 90। तो ये अव्यवस्थित तरीका यानी सबसे सरल विधि होती है, इससे मीन की गणना करना सबसे उपयुक्त विधि माना गया है। तो हम सबसे पहले इसका उपयोग करेंगे और उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे ये प्राप्तांकों का योग हो गया, प्राप्तांकों का योग जैसे ऊपर मैं करी हूँ वही इसका फॉर्मूला, प्राप्तांकों का योग बाई समूहों की संख्या। हमारा समूह में कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो ये हमारा अव्यवस्थित तरीके से मीन निकालने का मेथड हो गया। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू फॉर्मूला लिख ले रहे हैं सिग्मा x बाई n। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। किसका ये फॉर्मूला है? ये अव्यवस्थित तरीके से मीन की गणना करने का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग दूसरी विधि देखेंगे, व्यवस्थित तरीके से मीन की गणना कैसे की जाती है। इसको हम मिटाए दे रहे हैं और यहाँ पर फिर से इसको देखेंगे थोड़ा सा, व्यवस्थित तरीके से मीन की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस विधि का उपयोग साधारणतः बड़े समूहों के प्रदत्तों के लिए किया जाता है, जिसमें 30 या 35 संख्याएं होती हैं। उस समूह के लिए ये व्यवस्थित तरीके का प्रयोग किया जाता है। समूह में 30 सदस्यों से अधिक होने पर इस प्रदत्तों को प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों को आवृत वितरण तालिका में व्यवस्थित करके भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्थित करने की विधि का वर्णन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी गणना करने के लिए 2 विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्थित विधि की गणना करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारा लंबी विधि लॉन्ग, और दूसरा है हमारा सरल विधि। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी लंबी विधि क्या है ना। लंबी विधि का फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद सरल विधि। तो लंबी विधि क्या कहलाती है कि मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, इसकी गणना करने के लिए हम लोग एक तथ्य मान लेते हैं कि वर्गांतरों की आवृत्तियां उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होती है। मध्य बिंदु जैसे ये हो गया, इसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होती है। तो सबसे पहले हम लंबी विधि को निकालने के लिए क्या करेंगे, उदाहरण के लिए हम जानेंगे जैसे 36 छात्र हैं, 36 स्टूडेंट है हमारे पास। तो 36 स्टूडेंट के प्राप्तांकों के एक आवृत वितरण तालिका दिया गया है और उससे हमको मीन की गणना करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है, लंबी विधि से मीन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी मीन इक्वल टू कितना हो गया हमारा, सिग्मा f(x) बाई क्या हो गया, समूहों की संख्या, सिग्मा f(x) बाई हमारा क्या हो गया, n, यानी समूहों की संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, ये हमारा लंबी विधि का फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका ये सूत्र होगा। दूसरा हमारा क्या, सरल विधि। दूसरा हमारा क्या है, सरल विधि। हम सरल विधि से कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, सरल विधि थोड़ी लंबी कठिन विधि होती है, इसमें समय भी अधिक लगता है, इसलिए सरल विधि का भी विकास इसमें किया गया है। यह अपेक्षाकृत सरल होती है और इसमें थोड़ा समय भी कम लगता है। इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि इसमें एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है जो मध्यमान यानी मीन की गणना करता है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सरल विधि से। मीन इक्वल टू मध्यमान इक्वल टू ए औसत एम और मीन इक्वल टू प्लस फॉर्मूला सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी आई क्या है हमारा, वर्गांतर पदार्थ है। सी आई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वर्गांतर से। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एम हमारा एक कल्पित माध्य है। हम लोग सरल विधि से मीन को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें से एम हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। एफ हमारा आवृत्तियों की संख्या है और डी हमारा क्या है, एफ डी सभी आवृत्तियों तथा विचलन के गुणनफल का योग होता है। एम हमारा समूहों की सदस्य की संख्या होती है और सी आई हमारा वर्गांतरों का आकार होता है। तो इस तालिका में हम लोग इसको
विशेषीकरण विधि को निकाल सकते हैं। इसके बाद आ रहा है हमारा इसमें माध्य का क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली विशेषता यह है कि समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से जो विचलन होते हैं उन विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। जैसे किसी परीक्षा में 5 छात्र के प्राप्तांक हैं, मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, 5 छात्रों के प्राप्तांक जैसे 10, 12, 14 और 16 और 18, ये 5 छात्र हैं। कितने छात्र हो गए? 5 छात्र। तो इनमें हम ये देखेंगे कि इनका प्राप्तांक है 5 छात्रों के, तो इन प्राप्तांकों का जो मीन होता है वो हमारा 14 होता है। 2 इधर 2 इधर, यानी हमारा जो बीच में संख्या होती है वो हमारा मीन कहलाता है। तो इन 5 छात्रों के बीच की जो संख्या होती है वही हमारा मीन कहलाता है। इसमें क्या होता है? विचलन के वर्गों का योग हमेशा शून्य होता है, यानी सिग्मा डी इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली विशेषता है मीन की। दूसरी विशेषता यह है कि समूह के प्राप्तांकों के जो मध्यमान में विचलन होते हैं उनके वर्गों का योग अन्य समूहों से थोड़ा सा निम्न होता है ना। तो इसमें भी वही हमारे विचलन के वर्गों का योग शून्य होता है। तो ये हमारी दूसरी विशेषता हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्यमान का उपयोग क्या है ना। तो मध्यमान का उपयोग क्या है, यानी मीन का हमारा उपयोग क्या है। तो इसमें केंद्रवर्ती मानों में मध्यमान सबसे शुद्ध मान होता है। दूसरा यह है कि समूह तथा न्यादर्श के प्राप्तांक उपलब्ध होने पर मध्यमान का उपयोग किया जाता है। तीसरी उपयोग यह है कि इसमें वितरण के मध्यमान से विचलन का योग हमेशा शून्य होता है, जो विशेषता में मैंने बताया है अभी। चौथा यह है कि समान वितरण में मध्यमान यानी मीन का उपयोग किया जाता है। समान वितरण में 2 इधर 2 इधर, बीच की जो संख्या होती है वो हमारा मीन कहलाता है। मध्यमान और प्रमाणिक विचलन का उपयोग एक साथ किया जाता है। देखे ही हम लोग मध्यमान का उपयोग परासांख्यिकी में किया जाता है, पैरामीटर में किया जाता है। मध्यमान सबसे संवेदनशील केंद्रवर्ती मान होता है। इसमें जो विचलन निकलते हैं वो भी सबसे संवेदनशील स्टैटिकल होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं। मध्यमान का उपयोग टी और जेड परीक्षण में भी किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे परीक्षण, तो उसमें टी और जेड में भी मीन का उपयोग किया जाता है। मध्यमान का उपयोग छोटे समूह और बड़े समूह दोनों में किया जाता है। मध्यमान प्राप्तांकों का ही मध्यमान मीन होता है। इस मध्यमान से विचलन दोनों ओर समान होते हैं और सांख्यिकी विश्लेषण में मध्यमान का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसकी कुछ परिसीमाएं भी होती हैं, जैसे वक्रीय वितरण में मध्यमान का उपयोग नहीं किया जाता है। रेटिंग तथा अनुपस्थित के प्रदत्तों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। समूह के सभी सदस्यों के प्राप्तांक होने पर ही इसका उपयोग किया जाता है। आवृत्त वितरण से मध्यमान से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षक कक्षा में मध्यमान का उपयोग नहीं होता है। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक मीन हो गया। कल हम पढ़ेंगे मध्यमान यानी मीडियन, इसके बाद मोड, थोड़े लंबे चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही।